तो नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है आप लोगों का आज इस पेडियाट्रिक्स के पार्ट 2 में। और उन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अच्छा सपोर्ट किए मेरे पहले लेक्चर पर। अच्छा खासा उनका फीडबैक रहा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आशीर्वाद और प्यार इस तरह से बना रहेगा तो हमें काम करने में और अच्छा लगेगा और हम मोटिवेट होंगे तो अधिक से अधिक और बेहतर से बेहतर कोशिश करने की बहुत बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो कल जो हम लोग सीख रहे थे वो बेसिक कंसेप्ट था और बेसिक कंसेप्ट में हम लोग सबसे पहले जो सीखे थे वह था कि किस तरह से अगर कोई बेबी का ग्रोथ मेजर करना हो तो कैसे करेंगे। ग्रोथ बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, उसमें जो आपका कौन कौन से मेन अप्रोप्रिएट आपका स्टैटिक्स मेजर होता है, कौन कौन से पैरामीटर हम लोग लेके चलते हैं, जहां पर हमने 7 डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग उसके सेकेंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं और इसके सेकेंड पार्ट में आज हम लोग सीखेंगे कि जो बचे हुए पैरामीटर हैं उसके बारे में सीखेंगे और थोड़ा सा सीखेंगे हम ग्रोथ चार्ट के बारे में कि ग्रोथ चार्ट क्या होता है और किस तरह से वो काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास होगा उसे कहते हैं हम लोग मिड आर्म सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रोथ का मतलब कि टॉपिक है वह है आपका मिड आर्म सर्कमफेरेंस। वह है MAC, मिड आर्म सर्कमफेरेंस। ठीक है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस को जो हम मेजर करते हैं और मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे मिड आर्म को मेजर करते समय हम लोग अपर मिड आर्म को लेके चलते हैं। ठीक है, कौन से अपर मिड आर्म को लेते हैं और उसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उससे हम लोग कहते हैं सैकर मीटर, SHAKIR पोस्ट ऑफिस S, सैकर्स मीटर, सॉरी सैकर्स। आप इसको चूंकि ये टेप टाइप का होता है इसीलिए आप इसको टेप के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसको जो मेजर करते हैं उसको हम इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सैकर टेप, जो कि टेप होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं मिड आर्म के सर्कमफेरेंस को, तो इसको हम लोग कहते हैं सैकर टेप। ठीक है, आप इसमें देखेंगे तो इसके 3 जोन होते हैं, आपके सामने इमेज दिखाई दे रहा है। इसके 3 जोन होते हैं। ठीक है, एक जो होता है आपका ग्रीन जोन होता है, उसके बाद आपका एक येलो जोन होता है और एक जो होता है आपका रेड जोन होता है। ठीक है, तो जो आपका जोन का जो मार्जिन दी जाती है, कई बार अलग अलग किताबों में अलग अलग दी जाती है, तो हम लोग जो बॉर्डर लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, जो बॉर्डर लाइन हम लोग जानते हैं वो बॉर्डर लाइन कितना होता है तो याद रखेंगे हमारे पास जो बॉर्डर लाइन होता है वह 12.5 से लेकर 13.5 सेंटीमीटर होता है। कितना? 12.5 से लेकर 13.5 सेंटीमीटर जो होता है हमारा बॉर्डर लाइन होता है। ठीक है, इसके बाद मतलब इसके बाद का जो जोन होता है, मतलब यहां 13.5 सेंटीमीटर के बाद चले जाओ। ठीक है, तो वो जो होता है हमारे पास नॉर्मल बेबी का होता है। तो नॉर्मल बेबी का जोन हमेशा जो होगा वो कितना? 13.5 सेंटीमीटर से ज्यादा वो नॉर्मल बेबी का जोन होगा। और 12.5 से अगर कम हो जाए, तो अगर 12.5 सेंटीमीटर से अगर कम हो जाए तो ये हमारे पास माल न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर लाइन हमेशा याद रखेंगे 12.5 से लेकर 13.5 सेंटीमीटर तक का होता है। ठीक है, कई बार देखा जाता है कि जब वो बेबी 1 से लेकर 5 साल का बेबी होता है तो उनमें जो मिडल सर्कमफ्रेंस होती है वो करीब करीब एक रीजनेबल स्टैटिक्स होता है। अब आती है क्वेश्चन की रीजनेबल स्टैटिक्स क्यों इसको कहा जाता है? तो 1.5 से 1 से लेकर 5 ईयर के बीच में जो होता है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस की जो वैल्यू होती है, कभी कभी कोई बच्चा जो होता है वह जन्म से थोड़ा मोटा होता है, मतलब उसमें थोड़ी फैट की लेवल ज्यादा होती है,
तो उस स्थिति में बेबी का जो मिड आर्म सरकमफेरेंस होता है वह एक रीजनेबल स्टैटिक्स के रूप में काम करता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो याद रखिएगा कि उस समय उसकी वैल्यू, मिड आर्म सरकमफेरेंस की वैल्यू 15 से 16 सेंटीमीटर के बीच होती है। कितना? 15 टू 16 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है। अब उसके बाद ये धीरे धीरे क्या होता है कि जो ये फैट होता है वो मसल्स में कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे, और बाद में चल के वो वैल्यू नॉर्मल हो जाता है। फिर इसके बाद जो होता है एक इंडेक्स और हम लोग के देखा जाता है, जो कि एक इंडेक्स और हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कर्णावती इंडेक्स, KANAWATI। एक टर्म आता है कर्णावती इंडेक्स। ठीक है। कर्णावती इंडेक्स क्या होता है? ये जो है कर्णावती इंडेक्स एक मल्टीपल फैक्टर है। ठीक है। ये जो है एक मल्टीपल फैक्टर है, यानी कि मल्टीप्लाई है किसका? हेड सरकमफेरेंस और मिड आर्म सरकमफेरेंस का। किसका किसका? हेड सरकमफेरेंस और मिड आर्म सरकमफेरेंस का एक मल्टीपल वैल्यू होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा, जो कर्णावती इंडेक्स की वैल्यू हमेशा कितना होना चाहिए उसको हम जानते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा 0.32 से ज्यादा होना चाहिए। 0.32 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो याद रखेंगे कर्णावती इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 0.32 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अगर उससे कम होता है तो वो बच्चा जो होगा वह माल न्यूट्रिशन में चला। ठीक है। तो याद रखेंगे आपको मिड आर्म सरकमफेरेंस पे अपर मिड आर्म सरकमफेरेंस मेजर करना होता है। मेजर करने के लिए हम लोग साइकिल टेप का यूज करते हैं। उसकी जो बॉर्डर लाइन वैल्यू होती है 12.5 से 13.5 तक होती है। उससे ज्यादा हुआ तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी 1 to 5 ईयर के बेबी में जो साइकिल टेप से जो वैल्यू मेजर की जाती है उसका वैल्यू जो होता है वो 15 से 16 सेंटीमीटर करीब होता है। तो इसका मतलब ये घबराने की जरूरत नहीं है कि वो बच्चा जो है वो काफी मोटा हो गया, फैटी हो गया। नहीं, शुरू में चूंकि फैट के लेवल ज्यादा होते हैं, बाद में वो फैट जो होते हैं वो मसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बच्चा बाद में नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो हमारे पास अगर उससे वैल्यू 12.5 से कम होने लगता है तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, बच्चा मालन्यूट्रिशन में जाने लगता है, उसकी मम्मी को या उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको कैसे बेबी को ध्यान रखना है। और उसके नेक्स्ट टॉपिक में आता है, एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, कर्णावती इंडेक्स। कर्णावती इंडेक्स क्या होता है? जिसमें मिड आर्म सरकमफेरेंस और हेड सरकमफेरेंस की मल्टीपल यूज की जाती है, और उसकी वैल्यू हमेशा 0.32 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उससे कम होता है तो बच्चा जो होता है वो मालन्यूट्रिशन में चला जाता है। ठीक है। तो ये है बेसिक कंसेप्ट आपका मिड आर्म सरकमफेरेंस का। इसके बाद जो टॉपिक आता है, इसके बाद के जो टॉपिक है मिड आर्म सरकमफेरेंस के बाद, ये आता है हमारे पास स्किन फोल्ड थिकनेस मेजर करने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे पास है वह है स्किन फोल्ड थिकनेस मेजर करने के लिए। स्किन फोल्ड थिकनेस याद रखेंगे, स्किन फोल्ड थिकनेस को जो मेजर हम लोग करते हैं उसके लिए एक हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं हार्पेंड, HARPENDEN, हार्पेंडन कैलिपर। क्या यूज करते हैं? हार्पेंडन कैलिपर। इसके माध्यम से हम लोग थिकनेस को मेजर करते हैं। ठीक है। और याद रखेंगे ये एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं कि ये अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस फैट को मेजर करने का बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जहां से हम सबक्यूटेनियस फैट को मेजर करते हैं। ठीक है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये कितना अमाउंट है सबक्यूटेनियस फैट का, उसको भी ये डाटा प्रोवाइड कराने में मदद करता है। ठीक है। अब इसके बाद हम कहते हैं कि कौन कौन से एरिया होता है जिसको हम यूज करते हैं स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर करने के लिए। तो याद रखिएगा पहला एरिया जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सुप्रा एस्केपुलर। पहला एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं सुप्रा एस्केपुलर एरिया। ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सब एस्केपुलर एरिया। ठीक है। तो सुप्रा एस्केपुलर, सब एस्केपुलर,
तीसरा जो एरिया होता है वह आपका बाइसेप का, और नेक्स्ट जो होता है वह होता है आपका ट्राइसेप का। तो याद रखेंगे बाइसेप का, ट्राइसेप्स का और किसका, सुप्रास्कैपुलर और सबस्कैपुलर। ये 4 रीजन होते हैं जहां से स्किन फोल्ड थिकनेस को बच्चे की मेजर की जाती है। ठीक है, तो स्किन फोल्ड थिकनेस क्या कैसे मेजर की जाती है, उसको हम लोग कहते हैं हार्पेंडन कैलिपर। ठीक है, हार्पेंडन कैलिपर के माध्यम से हम स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर करते हैं। यहां से हम सबक्यूटेनियस फैट की अमाउंट को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। मेजर करने का 4 साइट होता है। पहला साइट जो होता है उसमें हम लोग कहते हैं सुप्रा स्कैपुलर, दूसरा होता है सब स्कैपुलर, तीसरा जो होता है वो बाइसेप्स की मसल्स, और तीसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्राइसेप्स की मसल। ठीक है, सॉरी यहां पर हम डाई लिख दिए हैं। बाइसेप्स की मसल होती है बाइसेप्स की मसल, ट्राइसेप्स की मसल, सब स्कैपुलर और सुप्रा स्कैपुलर। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वह होता है आपका ये इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये देखिए यहां पे आपकी रीडर लगाया गया है और यहां से आपकी मेजरमेंट की जाती है कि यहां कितना आप क्या कहते हैं, कितनी इसी सबक्यूटेनियस फैट की लेवल है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट मेथड होता है। और ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं हार्पेंडन कैलिपर, सॉरी हार्पेंडन कैलिपर। ठीक है, तो याद रखेंगे ये हमारे पास एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जहां से आप मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जब हम लोग एक नए तरह बढ़ते हैं, हमने 2 चीजें सीख लिया, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करते हैं कि जो अब हम लोग चार्ट यूज करते हैं, याद रखेंगे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां सीखेंगे ग्रोथ चार्ट के बारे में। ठीक है, जो पहले मेजर की जाती थी, जिसके माध्यम से जब बेबी का मतलब हाइट हुआ, वेट हुआ, तो उसको जिस चार्ट पर प्लॉट की जाती थी, उस चार्ट का एक स्पेसिफिक नाम था, जिस चार्ट को हम लोग कहते हैं टैनर चार्ट, TANN, सॉरी टैनर चार्ट। ठीक है, लेकिन अब जो होता है ये चार्ट इस समय यूज नहीं होती है। ठीक है, ये पहले के समय में इसका यूज होता था टैनर चार्ट का। ठीक है, अब जो यूज की जाती है वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो चार्ट दी गई है, जिसको हम लोग कहते हैं WHO चार्ट, उसका आज के समय में यूज किया जाता है। अभी हम आपको बताएंगे कि WHO चार्ट कैसा होता है, उसका हम आपको डायग्राम दिखा देंगे कि देखिए ये WHO डायग्राम चार्ट है जो कि बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए आपके पास मिलता है। ठीक है, और उसमें आपका एक वैल्यू दी गई रहेगी, जहां पे एक ग्राफिकल, जिस तरह से हम लोग पास ग्राफ पेपर होता है, उस तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जहां से आप बेबी का हर दिन का रिपोर्ट बनाएंगे और लास्ट में जो होता है वो एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। एक ग्राफ जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक परसेंटाइल ग्राफ होता है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन ग्राफ होता है। ठीक है, एक परसेंटाइल ग्राफ जहां पर 50 परसेंटाइल होता है, ध्यान रखेंगे परसेंटेज नहीं परसेंटाइल होता है, 50 परसेंटाइल एक नॉर्मल वैल्यू होता है, और 0 स्टैंडर्ड जो होता है वो आपका एक नॉर्मल होता है। 0 से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और 0 से नीचे आते हैं तो नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव 50 से ऊपर जाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव परसेंटाइल होता है, जहां पर पॉजिटिव 50 के बाद 60 हो जाता है, 90 हो जाता है, या नीचे आने के बाद 10 परसेंटाइल या 3rd परसेंटाइल। तो ये परसेंटाइल जहां से हम रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मल डाटा होता है 50 परसेंटाइल या 0 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये नॉर्मल बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए सेपरेट डाटा होता है, और वो उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं जिस चार्ट के द्वारा, उससे हम लोग कहते हैं WHO चार्ट। ठीक है, अभी आपका हम उसको जब वो टॉपिक हम ग्रोथ चार्ट अभी पढ़ाएंगे थोड़ी देर में, तो वहां आपको हम बताएंगे कि ग्रोथ चार्ट में बॉयज और गर्ल्स का किस तरह से काम करता है। ठीक है, उससे पहले हम एक और टॉपिक इसमें है जिसको हम चाहते हैं कि कंप्लीट कर दें, वह है आपका चेस्ट सर्कमफेरेंस के बारे में। क्या है? चेस्ट सर्कमफेरेंस।
ठीक है, याद रखेंगे चेस्ट सर्कमफेरेंस जब भी हम मेजर करते हैं तो बेबी का जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है, ध्यान रखेंगे द चेस्ट सर्कमफेरेंस इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफेरेंस एट द बर्थ। ठीक है, तो एट बर्थ जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वह हेड सर्कमफेरेंस से जो होता है वह कम होता है, हेड सर्कमफेरेंस से वह कम होता है। ठीक है, तो चेस्ट सर्कमफेरेंस हेड सर्कमफेरेंस से जो होता है वह कम होता है, और कितना कम होता है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर जो होता है वह कम होता है। धीरे धीरे जब जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करता है तो उसके बाद जब बेबी जब बढ़ते बढ़ते 9 मंथ टू 1 ईयर का होता है, जब 9 मंथ टू 1 ईयर का होता है, ध्यान रखेंगे 9 मंथ से 1 ईयर का जब बेबी होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो उसका हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस की जो रेशियो होती है वह हमेशा आपस में बराबर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम का कि एट विच एज द हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ द बेबी इज इक्वल। तो याद रखेंगे 9 मंथ टू 1 ईयर। ठीक है, ये एक रेंज देता है, हमेशा हमने क्वेश्चन में हमेशा रेंज देखा है, कभी अप्रोप्रिएट आपको नहीं मांगेगा हाँ 8 महीना 9 महीना, उसमें ऐसा नहीं हो कि ऑप्शन दे देगा 9 महीना 10 महीने 11 महीना 12 महीना, ऐसा नहीं देगा। ठीक है, जब भी देंगे वो रेंज देंगे, या तो उससे कम दे देते हैं या ज्यादा। ये 9 मंथ टू 1 ईयर का एक डाटा है जिसमें हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जो होती है वह बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे, उसके बाद आफ्टर 1 ईयर हमेशा याद रखेंगे कि जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होगा वो बढ़ेगा और हेड सर्कमफेरेंस जो होगा वह, मतलब उनकी ग्रोथ, दोनों की ग्रोथ में अंतर कैसे होता है, तो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद हेड सर्कमफेरेंस जो होगा वह, ध्यान रखेंगे, चेस्ट सर्कमफेरेंस से जो होता है वह, सॉरी, चेस्ट सर्कमफेरेंस से जो होता है वह कम हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में चेस्ट सर्कमफेरेंस जो होगा वह ज्यादा हो जाता है और हेड सर्कमफेरेंस की वैल्यू जो होती है वह कम होती है। तो चेस्ट सर्कमफेरेंस कब ज्यादा होता है? जब बच्चा जन्म लेता है। चेस्ट सर्कमफेरेंस कब कम हो जाता है? 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो चेस्ट सर्कमफेरेंस ज्यादा हो जाता है आफ्टर 1 ईयर और चेस्ट सर्कमफेरेंस कम कब रहता है? एट द बर्थ। फिर से समझ लीजिए, चेस्ट सर्कमफेरेंस बर्थ के समय में हेड सर्कमफेरेंस से 3 सेंटीमीटर क्या होता है? चेस्ट सर्कमफेरेंस इज लेस देन 3 सेंटीमीटर इन कंपेयर टू हेड सर्कमफेरेंस एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, फिर एट द टाइम ऑफ 9 मंथ टू 1 ईयर द हेड सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस। आफ्टर 1 ईयर द हेड सर्कमफेरेंस इज लेस देन द चेस्ट सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो तीनों चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जो एक नई चीजें हैं, ध्यान रखेंगे, इसमें से कोई भी चीजें अगर रिप्रेजेंट करेगा कम होता है तो हमें माल न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एक टर्म और है जिसको हम बता देते हैं यहीं पर, जिसको हमने कल भी कहा था, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है? वेट हम लेते हैं किसमें? केजी में, और हाइट लेते हैं, और हाइट किस में लेके चलते हैं? मीटर में, और उसका स्क्वायर ये कहलाता है आपका BMI। ठीक है, तो BMI निकालने का बेसिक फॉर्मूला आपको बेहतर तरीके से पता है, नया चीज नहीं है ये। ठीक है, तो BMI आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ चार्ट, क्योंकि पहले हम ग्रोथ चार्ट पढ़ लेते हैं तब आपको हम हेड सर्कमफेरेंस मेजर करना बताएंगे, क्योंकि ग्रोथ चार्ट के कुछ टॉपिक हमें हेड सर्कमफेरेंस में बताना है, इसलिए हम हेड सर्कमफेरेंस को अभी ना बताकर हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि पहले हम ग्रोथ चार्ट बता देते हैं, क्योंकि ग्रोथ चार्ट में हमको बताना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और परसेंटाइल डेविएशन में कैसे हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर आपका ग्रोथ चार्ट बता देते हैं। ग्रोथ चार्ट,
ठीक है। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है किसी भी, जो हमारे पास कल हमने कहा था कि एंथ्रोपोमेट्रिक जो पैरामीटर है, एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग ग्रोथ चार्ट करते हैं। तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ है, क्या कहते हैं, द ग्राफिकल, क्या लिखेंगे इसको, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of anthropometric parameter. So the graphical representation of anthropometric parameter is called growth chart. ठीक है, तो याद रखेंगे। अब ये जो ग्रोथ चार्ट होते हैं इसमें सबसे पहले जो यूज किया गया वह था NCHS ग्रोथ चार्ट। ये आया था 1977 में, नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ एस्थेटिक्स, NCHS, नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ एस्थेटिक्स। ये आया था 1977 में। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो चार्ट आया 2000 में, वह था आपका CDC ग्रोथ चार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये मेरे चार्ट आया सन 2000 में। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट चार्ट आया 2006 में, जो था WHO चार्ट। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्रोथ चार्ट आया, वह था आपका 2006 में। ठीक है, तो ये 3 चार्ट हमें पढ़ना है। तो हमें आज जो हम लोग यह भी बताया आपको कि अब जो चार्ट हम यूज करते हैं वह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो चार्ट दिया गया सन 2006 में आया, उसका हम लोग अभी के समय में यूज करते हैं। ठीक है, तो WHO चार्ट क्या है, ध्यान रखेंगे। जितने भी बेबी जनरली जो अंडर 5 ईयर के हैं, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या किया गया, WHO चार्ट तैयार कैसे किया गया उसको हम बताते हैं। एक मल्टीपल फैक्टर को स्टडी करने के लिए, ठीक है, अंडर 5 ईयर के बेबी पर स्टडी किया। ठीक है, तो ये जनरली जो होता है ग्रोथ चार्ट, जो हमारे पास अंडर 5 ईयर जो चिल्ड्रन होते हैं जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड के, वो सारा इसमें ज्यादातर मेंशन की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जनरली जो होता है आपको क्या कहते हैं, एक मल्टी सेंटर हमारे पास होता है कि मल्टी सेंटर ग्रोथ रिसर्च स्टडी एक संस्था है, वहां से ज्यादातर खास करके ये उसी बेसिस पर इसको तैयार किया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं MGRS। तो ये जो जनरली WHO ग्रोथ चार्ट है वो बेस्ड है किस पर, MGRS पर, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी। ठीक है, तो ये जो मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी है, इसी के बेस पर जो है वो WHO चार्ट जो है वो तैयार किया गया। ठीक है, अब देखिए जो ये चार्ट तैयार किया गया, ठीक है, तो इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो थे, इसमें कुल मिलाकर 6 कंट्री पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 6 कंट्री पार्टिसिपेट किया गया और उसमें कुछ क्राइटेरिया दिया गया और उस क्राइटेरिया के बेसिस पर यह सर्वे किया गया। ध्यान रखेंगे 6 कंट्रियां उसमें पार्टिसिपेट की थी, उसमें 6 कंट्री पार्टिसिपेट की थी और उसमें 6 कंट्रीज में इंडिया भी शामिल था। ठीक है, और उसकी जो इन्वॉल्वमेंट की गई थी वो खास करके जो पहली बेबी है, खास करके देखेंगे कि जो बेबी जो मदर फीडिंग करता है, ठीक है, उस बेबी की कैलकुलेशन की गई थी। ध्यान रखेंगे इसमें जो भी हमारे पास इन्वॉल्वमेंट हुई थी वह आपका था ब्रेस्ट फीड चिल्ड्रन इन फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए जो बच्चा क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, सिर्फ उनको उसमें कैलकुलेट की गई थी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि WHO सर्वे में जो हमारे पास MGRS सर्वे था उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया गया था।
ठीक है, तो इसमें से उस किसको इंक्लूड नहीं किया गया था, तो वो लोग थे जो मदर अल्कोहलिक होते हैं, ठीक है, जो अल्कोहलिक होते हैं या जो स्मोकर होते हैं, ठीक है, उनको कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, सारा वो नॉर्मल हेल्दी मदर को लिया गया था इसमें, ठीक है, और उनके बेबी को इसमें कैलकुलेट किया गया था। आई बात समझ में? तो इसमें जो 6 कंट्री जो जनरली पार्टिसिपेट की थे वो थे आपके गोविनो, GOBINU, ठीक है, इसमें 6 कंट्री जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। जी जो है यहां पर है आपका घाना, ठीक है, ओ जो है आपका गल्फ कंट्री ओमान, ठीक है, बी जो है आपका ब्राजील, ठीक है, आई जो है इंडिया, और इंडिया में भी आपका न्यू दिल्ली को लिया गया था, ठीक है, और उसके बाद एन जो है, एन फॉर जो है हमारे पास वो था नॉर्वे, ठीक है, और यू जो है आपका यूएस। तो इसमें 6 कंट्री आपको याद करने के लिए याद रखना गोविनो, ठीक है, गोविनो जो आपके 6 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किए थे डब्ल्यूएचओ के इस एमजीआरएस प्रोग्राम में, और एमजीआरएस प्रोग्राम में जो था वह आपका इस रिसर्च स्टैटिस्टिक्स में 6 कंट्री पार्टिसिपेट किए, उसमें 6 कंट्री में आपका घाना, ओमान, ब्राजील, इंडिया, नॉर्वे और यूएस था, 6 कंट्री पार्टिसिपेट किए। कंट्री पार्टिसिपेशन में आपको ध्यान किस बात की रखनी है, इसमें 2 चीजें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें कौन कंट्री पार्टिसिपेट किया वो याद रखना है, और किस क्या चीज इंक्लूड नहीं किया गया, तो वो था वो मैटरनल जो लाइफ जिसमें जो मदर जो थी वो अल्कोहलिक थी या वो स्मोकर थी, इनको इसमें कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। जो ये डब्ल्यूएचओ चार्ट है वो जनरली जो अवेलेबल होता है वो किसके किसके लिए होता है, ठीक है, जो ये स्टडी हम लोग करते हैं वो किसके किसके लिए अवेलेबल होता है, तो याद रखेंगे कि डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्ट अवेलेबल फॉर, डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्ट अवेलेबल फॉर किसके किसके लिए अवेलेबल होता है, तो याद रखेंगे वेट फॉर हाइट, किसके लिए, वेट फॉर हाइट, दूसरा जो होता है वेट फॉर एज, तीसरा जो होता है वो हेड सरकमफेरेंस, यानी कि हेड सरकमफेरेंस ऑफ एज, यहां पर आप फॉर ही लिखिए हर जगह फॉर ही, हेड सरकमफेरेंस फॉर एज, ठीक है। चौथा जो हमारे पास होता है वो मिड आर्म सरकमफेरेंस, मिड आर्म सरकमफेरेंस फॉर एज, पांचवा जो होता है वो होता है आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, छठा जो होता है वो होता है आपका बीएमआई फॉर, यहां पूरा कंप्लीट कर लीजिए, बीएमआई फॉर एज, मेजर मोटर माइलस्टोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइलस्टोन, ये माइलस्टोन होता क्या हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि माइलस्टोन पे क्वेश्चन जो है कई बार जो है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे का माइलस्टोन कैसे कैलकुलेट करना होता है, किस एज में बच्चा क्या करता है, उसका क्या एक्टिविटी होती है, इसमें हम लोगों को यहाँ पे सीखना रहता है इस माइलस्टोन वाले टॉपिक में। ठीक है, तो मेजर मोटर माइलस्टोन, तो ये कुल मिलाकर जो 8 फैक्टर हमारे पास मिलते हैं वो है आपके वेट फॉर हाइट, वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, हेड सर्कमफेरेंस फॉर एज, मिड आर्म सर्कमफेरेंस फॉर एज, बीएमआई, और मेजर जो हमारे पास क्या कहते हैं मोटर माइलस्टोन। अभी आपको हम बताएंगे कि माइलस्टोन किसे कहते हैं। माइलस्टोन पे हर साल क्वेश्चंस आते हैं,
माइलस्टोन हमें याद करने में हालत खराब हो गया था। अब आपको क्या बताया, आपको कोशिश करेंगे कि उसमें हम अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सके कि माइलस्टोन एक इतना अजीब सी चीज है। किस एज में बच्चा पेन पकड़ना सीखता है, किस एज में बच्चा मिरर देखना शुरू कर देता है, किस एज में बच्चा आपको देखकर अपना फेशियल एक्सप्रेशन दिखाता है, किस एज में बच्चा जो है वह एक क्या कहते हैं फिंगर इंडेक्स से ऑब्जेक्ट मतलब थंब और इंडेक्स से ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता है, किस एज में बच्चा 3 स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर बना सकता है, किस एज में बच्चा एक ट्रायंगल बनाता है, किस एज में बच्चा एक गोल गोल बनाता है, इसे माइलस्टोन कहते हैं। ठीक है, माइलस्टोन में क्या है कि किस एज में बच्चा कौन सा काम करता है, वहां हम लोग माइलस्टोन सीखते हैं। ठीक है, अब उसी डिफेक्ट अब बाद में चलकर, अभी जो हम सिर्फ आपको नॉर्मल चीज बता रहे हैं, अब वही अगर मान लीजिए कि बच्चा जो है अगर वो आपका इंटरेक्शन सोशल इंटरेक्शन इसे मान लीजिए कहते हैं कि जब बच्चा 2 मंथ का होता है तो वह जब उसको आप उठाते हैं या उससे मिलते हैं उसको आपको अगर वो देखता है तो उसके चेहरे पर एक फेशियल एक्सप्रेशन आता है, स्माइलिंग एक्सप्रेशन आता है, वो हंसने लगता है, वो 2 मंथ के बेबी होता है। ठीक है, तो वो इंटरेक्शन जो टुगेदर होता है, टुगेदर इंटरेक्शन जब आता है मिलर, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर वो टुगेदर इंटरेक्शन 2 महीने तक या 2 से 3 महीना जब हम लोग एक 2 रेंज दे देते हैं 2 से 4 महीने तक का रेंज, अगर उससे जब ज्यादा उस समय तक इंप्रेशन नहीं आता तो हम लोग कहते हैं कि नहीं बच्चे का ग्रोथ में कुछ डेवलप क्या होती है, दिक्कत हो रही है। तो अभी हम आपको नॉर्मल चीजें सब बताएंगे और उसके बाद बताना शुरू करेंगे कि उसमें कौन सा डिफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, उस और वो डिफेक्ट क्रिएट होगा तो क्या क्या इफेक्ट डाले। ठीक है, चलिए अब हम लोग तो ये हमारे पास कुल मिला जुलाकर 8 जो हमारे पास जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वह है WHO ग्रोथ चार्ट, इसके लिए ये अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि जो ग्रोथ चार्ट हमको मिलता है, ध्यान रखेंगे ग्रोथ चार्ट जो है वो बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए सेपरेट होता है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ग्रोथ चार्ट जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि बॉयज का चार्ट एक जैसा और ग्रोथ का चार्ट, क्योंकि दोनों की थोड़ा डेवलपमेंट में अंतर आता है, तो इसलिए हम लोग सेपरेट पढ़ते हैं कि सेपरेट चार्ट फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स। ये जो चार्ट होते हैं ध्यान रखेंगे 2 टाइप के चार्ट्स होते हैं। कितने? 2 टाइप्स चार्ट होते हैं। अब ये 2 तरह के कौन कौन से होते हैं? एक को कहते हैं हम लोग परसेंटाइल, तो एक होता है परसेंटाइल बेस्ड, ठीक है, और दूसरा हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड, ठीक है, तो 2 तरह का होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को ही आगे चलकर हम लोग जेड स्कोर कहते हैं, तो जेड स्कोर चार्ट बेस्ड, ठीक है, तो दोनों देता है स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड या जेड स्कोर बेस्ड। ठीक है, अब याद रखेंगे जो 2 तरह के जो चार्ट होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम समझाते हैं। ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन की तरीका कैसे होती है कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो एक इधर की तरफ जो होता है हम एज को लेते हैं और इधर की तरफ हम मान लीजिए हाइट को लेते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि ग्राफ जब भी रिप्रेजेंट करते हैं वो एक सिग्मोइड ग्राफ होता है, सिमेट्रिकल ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं वहां पे, तो जो ग्राफ होगा वो जनरली जो होगा वह इस तरह का, ठीक है, और जो नॉर्मल होता है वह आपका होता है 50%, 50% का होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, 50 से नीचे जब आता है तो वह होता है आपका 10th परसेंटाइल या होता है आपका कितना 3rd परसेंटाइल। ठीक है, और इससे जब आप ऊपर जाता है तो वह आपका होता है 90th परसेंटाइल। तो याद रखेंगे 90th परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल और 3rd परसेंटाइल। ठीक है, 10th परसेंटाइल और 3rd परसेंटाइल। तो हमारे पास कुल मिला कर इसी तरह से हम लोग मेजर करते हैं। जो नॉर्मल जोन होता है वो 50th परसेंटाइल है, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल है। ठीक है, तो यहां 50th परसेंटाइल है। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का जो ग्राफ आता है वो कैसा होता है? इधर की तरफ हम एज लेते हैं, एक मिनट, और इधर की तरफ हम हाइट लेते हैं। ठीक है, इधर वेट और इधर एज और इधर हाइट लेते हैं। ठीक है, और यहां पे जो हम ग्राफ बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं याद रखेंगे, जिस तरह से इधर हम ग्राफ बनाए वैसे इधर बनाते हैं।
ये जो हमारे पास मिलता है वो आपका 0 है। ठीक है, 0 से जब कम होता है तो -1, -2, ऊपर जाइए +1 और +2। ठीक है, तो ये होता है 0, -1, -2, ऊपर +1, +2। तो ये जेड स्कोर या स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग सीखते हैं। ठीक है, आगे आपको हम बताएंगे, उसमें एक बड़े अच्छे टॉपिक हम लोग सीखते हैं जब कि पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन में क्या डिफरेंस होता है, स्टैंडर्ड 2 डेविएशन या स्टैंडर्ड 3 डेविएशन किस तरह से हम उसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये पैरामीटर आपको मिलेगा आगे चलकर, जिस पैरामीटर से हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ चार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एज डिफेक्ट आ जाता है, जैसे जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर क्या करते हैं शॉर्ट सेचर, तो शॉर्ट सेचर में हम लोग सीखते हैं कि शॉर्ट सेचर क्या होता है कि अगर हाइट जो होता है वो थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन से, अगर ध्यान रखेंगे उसमें क्या होता है, हाइट जो होता है वो थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर कम हो जाता है तो वहां पे हमारे पास क्या होता है कि ये जो है शॉर्ट सेचर होता है। या उसमें हम लोग अलग अलग बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि सेकंड स्ट्रक्चर या आप क्या करते हैं, क्यों कम होता है, क्यों ज्यादा होता है, अगर कम होता है तो क्या लॉस होता है, और कम ज्यादा होता है तो क्या लॉस या बेनिफिट होता है। बेनिफिट तो कभी नहीं होता है, नॉर्मल में ही नॉर्मल होता है, बाकी अगर कम होगा ज्यादा होगा तो हमेशा लॉस ही लॉस होता है। ठीक है, तो ये आपका दो तरह के ग्राफ होते हैं। ये जो है आपका कैसा है, परसेंटाइल है, ये आपका जो होता है वह आपका परसेंटाइल बेस्ड है, और ये जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं जेड स्कोर। ठीक है, तो जेड स्कोर डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमको दो तरह के ग्राफ। ठीक है, अब देखिए जो ये ग्राफ हमें मिलता है, अब इस ग्राफ में जो हमारे पास खास करके ये तो हमारे पास WHO का है, इंडिया गवर्नमेंट ने भी, इंडिया में भी एक चार्ट तैयार किया गया है जो 5 साल के जो हम लोग क्या करते हैं प्रिडिक्ट करते हैं, वो बियॉन्ड 5 ईयर ऑफ एज में जब हम यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे इंडियन ग्रोथ चार्ट, इंडियन ग्रोथ चार्ट, ये जो होता है बियॉन्ड 5 ईयर ऑफ एज। इसमें पहला चार्ट जो आता है 5 ईयर ऑफ एज से पहला चार्ट आता है, उसको हम लोग कहते हैं IAP, इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स चार्ट, इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स चार्ट। ठीक है, इसको हम IAPC भी कहते हैं, इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स चार्ट। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं KN अग्रवाल चार्ट, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं खाडेलकर चार्ट। ठीक है, तो खाडेलकर चार्ट, KN अग्रवाल चार्ट और इंडियन एकेडमिक ऑफ पेडियाट्रिक चार्ट, ये आपके 3 चार्ट इंडिया चार्ट में इंडियन चार्ट है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है जहां से हम लोग क्या करते हैं, बेबी का ग्रोथ मेजर करते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास ग्रोथ करने की मेजर करने की बात आती है, फिर अब हम आते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जो एक्सपेक्टेड हमारे पास होगा, हम आपको पहले, क्योंकि हमें हेड सर्कमफेरेंस जब बताना होगा तो हेड सर्कमफेरेंस बताते समय हमें इस चार्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए इतना दूर तक हम आपको सिखा दिए, और यहां तक सिखाने के बाद जब हम आपसे आगे की तरफ मिलेंगे तो वहां हम सीखेंगे हेड सर्कमफेरेंस के बारे में, और हेड सर्कमफेरेंस की वैल्यू घटता है तब क्या होता है, बढ़ता है तब क्या होता है, उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, और आप हमें जरूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा आज की कहानी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रहे, पढ़ते रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बाय बाय।